तो ये अपने नंबर 10 पढ़ लिया। अब नंबर 11 लिखो, 2 का 11। आहरण और वितरण अधिकारी, आहरण एवं वितरण अधिकारी, ब्रैकेट में लिखो डीडीओ, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर है, डीडीओ, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। अब ये देखो क्या होता है, हर ऑफिस में एक डीडीओ होता है जिसको अपन बोलते हैं आहरण और वितरण अधिकारी। ये राजपत्रित पोस्ट को धारण करने वाला अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये अपने नियम जो अगला, ये तो दो नियम है। तीसरे नियम का बी पार्ट पढ़ेंगे, उसमें इसको और डिटेल से बताई गई है कि नियुक्ति कौन करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हर ऑफिस के जो भी खर्चे होते हैं उन खर्चों के बिलों पर पास करने के लिए हस्ताक्षर करने वाला, उसका काम पहले बिलों को पास करके उन पर क्या करे, हस्ताक्षर करे। फिर उन बिलों का पेमेंट करने के लिए ट्रेजरी या बैंक से पैसे की निकासी करे। तो इसका मतलब आहरण और वितरण फिर उन जिन लोगों का पैसा है उनको वितरण कर दे, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया, आहरण और वितरण अधिकारी। अब इसमें ये कहता है कार्यालय अध्यक्ष अपने अधीन राजपत्रित अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को, एक राजपत्रित अधिकारी को डीडीओ या आहरण और वितरण अधिकारी नियुक्त करता है बिलों पर दस्तखत करने और राशि आहरण करने के लिए। लेकिन ये डीडीओ राजपत्रित अधिकारियों के वेतन बिल पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, क्योंकि बराबर के अधिकारी के जो बिल हैं उन पर वो डीडीओ हस्ताक्षर नहीं करेगा। उन पर हस्ताक्षर कार्यालय अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष, उसके ऊपर वाला अधिकारी हस्ताक्षर करेगा। अब इसके बाद जब अपन ये बात समझ ली तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि आहरण और वितरण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, कार्यालय अध्यक्ष। सामान्यतः ये प्रैक्टिस होती है। और जो भी बिलों पे दस्तखत करता है, पैसे निकालता है, वो क्या कहलाएगा, आहरण और वितरण अधिकारी कहलाएगा। अब ध्यान से सुनो, जब एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये काम करेगा, पैसे बिलों पर दस्तखत करना और पैसे निकालने का काम, तो वो एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी उस समय आहरण और वितरण अधिकारी कहलाता है। अब आप कहोगे कि साहब एचओडी ये काम क्यों करेगा छोटा मोटा, सारे अधिकार ऊपर से नीचे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो नीचे के अधिकारी के अधिकार को ऊपर वाला काम में ले सकता है, क्योंकि वो डेलीगेट उसने करे। ये क्यों होता है ये समझाता हूँ। मैं 1982 में सेंट्रल गवर्नमेंट में अकाउंटेंट था, तो हम सब लोगों ने हड़ताल कर दी। कर्मचारियों की हड़ताल होती है, ऐसे हमने भी हड़ताल करी। और हम सब ये राजी हो रहे थे कि सैलरी बिल जब पास करने होंगे उस समय अपने को ये कमिश्नर बुला करके समझौता करेगा कि भाई आ जाओ, वेतन बिल का पेमेंट करना है, तनख्वाह बांटनी है, तो तुम्हारी मांग मान लेते हैं, बुलाएगा, बात करेगा। हम इस बात का इंतजार करें, वहाँ बार हमारी मांगे पूरी हो, नारे लगा रही। वो कमिश्नर ने खुद ने चेक बुक मंगाई, साइन करे और बैंक से एक अमाउंट निकाला। पहले कैश बांटी जाती थी सैलरी, और अनाउंस करवा दिया जिसको तनख्वाह चाहिए वो साइन करके पैसे ले जाओ अपनी। हमने कहा ये क्या हुआ, तब हमें मालूम चला कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी डीडीओ का काम कर सकता है। तो एचओडी जब इस प्रकार का काम करे तो वो उस समय क्या कहलाएगा,
आहरण और वितरण अधिकारी कहलाएगा। तो अब लिखिए, किसी भी कार्यालय के बिलों पर दस्तखत करने व राशि आहरण करने के लिए अधिकृत राजपत्रित अधिकारी को आहरण और वितरण अधिकारी कहते हैं। इसकी नियुक्ति कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। आहरण और वितरण अधिकारी राजपत्रित अधिकारियों के वेतन बिल पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। राजपत्रित अधिकारियों के वेतन बिल पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। अब नियम 2 का 12वें नंबर की परिभाषा पढ़ेंगे। इसमें लिखो वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग। एक लाइन लिखनी है, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग से है। इसका तात्पर्य राजस्थान सरकार के वित्त विभाग से है। दो का 13 वित्तीय वर्ष, मतलब फाइनेंशियल ईयर जानते हो, सब जानते हो ना, कब से शुरू होता है? हाँ, तो लिखो 1 अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक की अवधि को, 1 अप्रैल से आगामी 31 मार्च की अवधि को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अब उसके बाद 2 का 14 नियम 2 और उसमें 14 नंबर राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर। तो आपने भी नाम सुना होगा, कई बार फार्म पे होता है कि अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित हो। तो ये राजपत्रित अधिकारी कौन होता है? तो इसमें 4 कैटेगरी बता रखी है। सबसे पहली बात कहता है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जितने भी आईएएस कैडर में हैं, चाहे वो अलाइड में हैं और हैं, तो आईसीएस कैडर के जितने भी अधिकारी आते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? राजपत्रित अधिकारी। दूसरा कहता है कि राजस्थान सेवा के सभी अधिकारी, राजस्थान सेवा में मतलब है राजस्थान आरएस कैटेगराइज के जो होते हैं, तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारी, जिसमें अकाउंट्स ऑफिसर भी आ गया,
पुलिस अधिकारी भी आ गए, ये आपके कॉमर्शियल टैक्सेज ऑफिसर भी आ गए, जो उस आरएस कैटेगरी से सेलेक्टेड होते हैं, वो सारे अधिकारी। तीसरा कहता है कि सरकार के द्वारा अनुबंध पर नियुक्त किया गया अधिकारी जिसको सरकार ने गजटेड घोषित कर रखा हो। कभी कभी एक टेम्परेरी बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सरकार किसी पोस्ट को नियुक्त करती है पोस्ट पर, और वो ये कहता है कि मैं बी-सी कैटेगरी का काम नहीं करूँगा, मेरी पोस्ट गजटेड पोस्ट डिक्लेयर की जाए। तो सरकार को जरूरत होती है ऐसी स्थिति में, तो उसको फिर वो गजटेड पोस्ट घोषित कर देते हैं। जैसे सीएम का सलाहकार को मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाएगा, तो वहाँ जो सीएम की सलाह देने वाला किसी भी प्रकार की, तो उसको कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं मिलती हैं। तो ऐसे ही जैसे जयपुर मेट्रो का काम करने वाले वो इंजीनियर आए थे, तो ऐसी जो पोस्ट पर काम करने वाला आदमी है वो परमानेंट यहाँ नौकरी पे नहीं थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, लेकिन उनकी पोस्ट सरकार क्या करी, भाई गजटेड पोस्ट डिक्लेयर करो, इतना बड़ा काम करने वाला, उनकी जो सैलरी है, तनख्वाह है, चीफ सेक्रेटरी है, इनसे भी ज़्यादा थी, तो ऐसी पोस्ट क्रिएट कर देती। तो अनुबंध पर नियुक्त। और नंबर 4 कहता है कि ऐसे पदों पर काम करने वाले कोई भी अधिकारी, ऐसे पदों पर काम करने वाले कोई भी व्यक्ति जिनको उन पदों को सरकार ने गजटेड पद घोषित कर रखा राजपत्र में, गजट में उनको क्या घोषित कर रखा है, राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट घोषित कर रखी है, तो उस पद को धारण करने वाला अधिकारी भी गजटेड ऑफिसर माना जाएगा। तो ये नियम 4 के 14 में ये बात यहाँ कहता है। यही बात अपने राजस्थान सेवा नियम में भी पढ़ेंगे, वहाँ 10 नियम 10 में आएगी। तो ये आपको बात एक ही है, लेकिन ध्यान रखनी पड़ेगी। तो कभी कभार पूछ लेता है कि राजपत्रित अधिकारी, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, तो लेकिन पढ़ना है, इसलिए आपको लिखना भी पड़ेगा। तो लिखो, निम्नलिखित को राजपत्रित अधिकारी माना गया है। नंबर फर्स्ट, भारतीय सेवा के अधिकारी। सेकंड, राजस्थान सेवा के अधिकारी। अब देखो, कल को आप ये कह दो कि हम अकाउंटेंट बन गए, हम भी तो राजस्थान सेवा के अधिकारी हैं ना। आप राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस के कर्मचारी हो, अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी। और जो यूडीसी एलडीसी वो मंत्रालय के कर्मचारी हैं, और आप जो अकाउंटेंट आएंगे वो अधीनस्थ सेवा के अधिकारी आएंगे। और राजस्थान सेवा में आरएस, आईपीएस, आरपीएस या एओ अकाउंट्स ऑफिसर, कॉमर्स ऑफिसर, सहकारी के लिए जो कोऑपरेटिव अधिकारी आते हैं, ये लोग उसमें आते हैं। तीसरा लिखो, अनुबंध पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अनुबंध पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जिसके पद को राजपत्रित घोषित किया गया हो, जिसके पद को राजपत्रित घोषित किया गया हो। नंबर 4,
ऐसे पदों को धारण करने वाले अधिकारी ऐसे पदों को धारण करने वाले अधिकारी जिन पदों को सरकार ने राजपत्रित पद घोषित कर रखा हो, जिन पदों को सरकार ने राजपत्रित घोषित कर रखा हो। क्लियर? अब 2 का 15 सरकार। 2 में किसके 2 के 15 में कौन सी परिभाषा है? सरकार। तो लिखो राजस्थान सरकार से है। सरकार का मतलब राजस्थान सरकार। दो का 16 राज्यपाल का तात्पर्य राजस्थान राज्यपाल से है। का तात्पर्य राजस्थान राज्यपाल से। दो का 17 विभागाध्यक्ष HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब इसमें मैंने आपको वहां भी बताया था एक बार पहले, जब अपने कार्यकाल नियम पढ़ रहे थे तो उसमें अपने को बताया था कि विभागाध्यक्ष किसे कहते हैं। तो वहां तो क्या लिखा था? JFR के परिशिष्ट 8 में बताए गए अधिकारी को क्या कहेंगे? विभागाध्यक्ष कहेंगे। यहाँ वो बात नहीं कर रहा है। यहाँ क्या कहता है कि विभागाध्यक्ष का मतलब क्या है? कहता है कि सरकार के द्वारा वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां जिसको कार्य करने के लिए प्रदान कर रखी हैं या जिसको विभागाध्यक्ष सरकार ने घोषित कर रखा है, वो विभागाध्यक्ष कहलाएगा। तो इसमें लिखो सरकार के द्वारा प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों, किसी विशेष विभाग के संबंध में, किसी विशेष विभाग के संबंध में प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों किसी विशेष विभाग के संबंध में, तो वह विभागाध्यक्ष कहलाएगा। अब 2 का 18 है ना, तो लिखो 2 का 18 कार्यालय अध्यक्ष इसको हिंदी में बोलते हैं HO हेड ऑफ ऑफिस। विभाग जिसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD, और इसको क्या बोलेंगे? HO हेड ऑफ ऑफिस। तो ध्यान से सुनो, विभागाध्यक्ष के अधीन जितने भी कार्यालय हैं, विभागाध्यक्ष के अधीन जितने भी कार्यालय हैं, उन कार्यालयों में किसी राजपत्रित अधिकारी को वह कार्यालय अध्यक्ष घोषित कर सकता है।
तो अब आपके ये समझ में आ जाना चाहिए कि एचओ या हेड ऑफ द ऑफिस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विभागाध्यक्ष के द्वारा। तो कहते हैं कि विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों में किसी भी राजपत्रित अधिकारी को किसी कार्यालय का कार्यालय अध्यक्ष घोषित कर सकता है, कर सकेगा। और एक कार्यालय के लिए एक ही कार्यालय अध्यक्ष होगा। एक कार्यालय के कितने होंगे? एक ही कार्यालय अध्यक्ष होगा। तो ये बात कहता है, फिर आगे ये भी कहता है, ये सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम के नियम 3 में भी बताया गया है। अपन जो इस 2 नियम के बाद तीसरा नियम पढ़ेंगे, उसमें पहली बात ही कहता है कि कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति विभागाध्यक्ष के द्वारा की जाती है और इस प्रकार से की जाती है। ये बात वहाँ ये रिपीट कर रहा है, यहाँ परिभाषा है और यहाँ उसकी नियुक्ति करने का प्रोसीजर बताया गया है। तो इसमें लिखो, विभागाध्यक्ष के द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए किसी कार्यालय में किसी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा। कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा। अंडरलाइन करके लिखना, एक कार्यालय के लिए एक ही कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। एक कार्यालय के लिए एक ही कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। अब अपन 2 का 19 स्थानीय निकाय नियम 2, उसमें 19वीं परिभाषा है स्थानीय निकाय। लोकल बॉडी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोकल बॉडी नगर निगम है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, रीको है, राजस्थान स्टेट रोडवेज कॉरपोरेशन है। ऐसी जो संस्थाएं अपना संचालन स्वायत्त शासन, उनका अपना कंट्रोल संचालन खुद के द्वारा ही किया जाता है, सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। लेकिन नियंत्रण डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सरकार का भी होता है। तो ऐसी संस्थाओं को अपन क्या कहते हैं? स्थानीय निकाय कहते हैं। अब परिभाषा में कैसे बताएं? कहता है कि कोई भी ऐसी संस्था जिसको सरकार ने स्थानीय निकाय घोषित कर रखा है। दूसरी बात, कोई भी ऐसी संस्था जो किसी संस्था के राजस्व या निधि को नियंत्रण या प्रबंध करने के लिए नियुक्त की जाती है। किसी लोक निधि स्थानीय निकाय निधि का नियंत्रण या प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया जाए, उसको क्या कहते हैं? स्थानीय निकाय कहते हैं। तो 2 बातें इसमें ये कहता है। तो पहले लिखो, राज्य सरकार के द्वारा किसी भी संस्था को
स्थानीय निकाय घोषित किया गया हो या किसी संस्था को स्थानीय निधि के प्रबंध व नियंत्रण के लिए स्थानीय निधि के प्रबंध व नियंत्रण के लिए नियुक्त किया गया हो। स्थानीय निधि के प्रबंध व नियंत्रण के लिए नियुक्त किया गया हो। अब ये देखो क्या कह दिया, यही स्थानीय निधि का प्रबंध व नियंत्रण करने के लिए नियुक्त किया गया हो, वो स्थानीय निकाय कहलाएगी। बोलो समझ में आ गया? लेकिन फिर सवाल आ गया, स्थानीय निधि क्या होती है? समझ में आ गई क्या? तो 2 के बीच में लिखो स्थानीय निधि। फिर किसकी परिभाषा है? स्थानीय निधि की परिभाषा। ये मैंने आपको जब ये निधियां बता रहा था उस समय कह दिया था कि 20वें नंबर पे स्थानीय निधि बताऊंगा। तो ये स्थानीय निधि क्या है, ध्यान से सुनो। कहता है कि सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम के नियम 268(2), संविधान का पैरा नहीं, सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम का नियम 268(2) में परिभाषित निधि को स्थानीय निधि कहते हैं। ये तो जो परिभाषा इसने दे रखी वो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं इसको और समझाता हूँ। कोई भी ऐसी संस्था जो स्थानीय जो रेवेन्यू जो प्राप्त करती है, कोई भी संस्था जिसका रेवेन्यू प्राप्त होता है, स्थानीय निकाय का ये रेवेन्यू जो प्राप्त होता है उसको ही अपने क्या कहते हैं? स्थानीय निधि कहते हैं। स्थानीय निकाय को जो भी राजस्व प्राप्त होता है वो राजस्व ही उसका स्थानीय निधि कहलाता है। ये जयपुर नगर निगम है, इसका हाउस टैक्स है, लाइसेंस फीस है, या और कोई जो सिस्टम है, इससे जो पैसा इकट्ठा करती है, सरकार से अनुदान प्राप्त करती है या और कोई लोन लेती है, तो ये सारा जो फंड इसका जो आया वो उस नगर निगम का निधि कहलाएगा। तो इसके लिए स्थानीय निधि हो गया। तो इसमें लिखो सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम, सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम के नियम 268 268 ब्रैकेट में 2, लेखा सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम 268 268 ब्रैकेट में 2। अच्छा, 268 तुम लोगों के नहीं समझ में आता होगा। एक बार मैंने मेरे पोते को कहा, भाया बिन पैसा दे दे 45 रुपया सब्जियां लाना। तो वो मेरी मुंह की तरफ देख रहा था यूं। बोले बाबा दोबारा बोलो। अरे 45 रुपया देना चाहिए। बोलो इंग्लिश में बोलो। मैंने कहा 45। हाँ ऐसे बोल दिया अगर। तो 268 आप लोगों को नहीं समझ में आती जो अपनी, क्योंकि कई बार हम तो पुराने आदमी तो पुरानी भाषा ही बोलते हैं, और तुम लोगों ने कभी 268 73 ये सुने ही नहीं, 73 ये सुना, तो 268 मतलब 268। समझ में आ गया? अब उसके बाद मैं एक बार बहुत पहले शुरू में आप किसी उम्र में था तो पैसे की जरूरत थी, ट्यूशन पढ़ाने गया, तो मेरे को किसी एक अच्छे परिवार में ट्यूशन भेज दिया। पहली ट्यूशन थी मेरी, इंग्लिश मीडियम का बच्चा। हम गांव से 6ठी क्लास में हमने ABCD सीखी। तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा था, उसके स्कूल में को पहली बार वो जा रहा था, तो मेरे को ट्यूशन, उस जमाने में मेरी तनख्वाह थी 110 रुपये और ट्यूशन के पैसे थे 150 रुपये।
तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी ट्यूशन थी ना। एक तनख्वाह 1 घंटे में, जो तनख्वाह 8 घंटे में लाऊंगा वो 1.5 घंटे में पैसे मिल रहे हैं। तो वो जाते, उसकी माँ, बच्चे की माँ बोली, सर, मैंने कहा हाँ मैडम, बोले उसको टेबल बुलाना। मैं अब चिंता हो गई कि टेबल क्या होती है। बैठने वाली टेबल देखी, खाने वाले टेबल देखी और सारी टेबल देख ली, बोलने वाली टेबल पहली बार ही देख रहा हूँ। तो उसको 2+2 ऐसे कुछ सिखाता रहा, लेकिन दिमाग में टेबल, इसको आज यदि नहीं बताई टेबल तो अपन ट्यूशन गई, नौकरी गई। तो मैंने बच्चे से ही कहा, मनीष, बोले हाँ सर, तेरे को टेबल आती है? बोले सर आती है। बोल। बोलो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मैंने कहा बैठ जा, अब तो बुला दूंगा टेबल, ये तो पढ़े ही है। तो कई बार अक्ल से भी काम लेना पड़ता है। तो इसमें अपने को ये सीखना है, क्या पढ़ रहे थे अपन? स्थानीय निधि। तो 268(2) में अपन ने बता दिया कि इसको स्थानीय निधि कहते हैं। अब इसमें आगे लिख दो, इसी में लिखो आगे, स्थानीय निकाय को जो राजस्व प्राप्त होता है, स्थानीय निकाय को जो राजस्व प्राप्त होता है उसे ही स्थानीय निधि कहते हैं। अब देखो ध्यान देना, वो आपसे इसकी परिभाषा नहीं पूछेगा। स्थानीय निधि से संबंधित नियम है, स्थानीय निधि से संबंधित नियम है, तो कौन सा बताओगे? 268 ब्रैकेट में 2। समझ में आ गया? तो आज अपन सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम को यहाँ विराम देते हैं। आज अपन ने 20 तक पढ़ा और अब इसमें 14 और बच्चे हैं। ये परिभाषा और पढ़ करके ये टॉपिक कल अपन कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है साहब? अब तुम पानी पियो, मैं भी थोड़ा सा जल पी लेता हूँ और फिर राजस्थान सेवा नियम पढ़ेंगे।